हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। शायद गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए या बोलना भी चाहिए क्योंकि हाँ मुझे आप लोगों को टाइम दिखाना था कि अभी बज रहे हैं 3:30 और मैंने गलती से जितनी भी देर पढ़ी थी ना उसको ज़ीरो कर दिया। पता नहीं मेरा कहाँ दिमाग चल रहा था, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करी मैंने उसको ज़ीरो कर दिया। 15 मिनट के आसपास पढ़ी थी, ऐसे ज़्यादा भी नहीं पढ़ी थी। तो अभी मुझे लग रही है भूख। वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, बाय अपलोड आई मीन कि मैंने उसको शेड्यूल कर दिया है, वो आराम से 8 बजे अपने आप ही पहुंच जाएगी आप लोगों तक। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 1:01 और मैं पढ़ ली हूँ 3 hour 26 minutes। इसके अलावा सुबह मैं 30 मिनट्स और पढ़ी थी, फिर 10 मिनट्स और पढ़ी, लेकिन वो मैंने खुद ही उसको ज़ीरो कर दिया, मतलब रीस्टार्ट कर दिया, तो फिर वो हट गया। तो अप्रॉक्सली 4 घंटे से कुछ ऊपर मैं पढ़ी हूँ। ठीक, तो आज का पढ़ाई बस इतनी सी हुई। न्यूज़पेपर अभी भी मेरे न्यूज़पेपर रह गए हैं जो कि मैंने अभी पढ़े नहीं है। बट अभी मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि चलो यार अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखते हैं कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा लगता है यार प्रोग्रेस करते हुए, ग्रो करते हुए, जब आप देखते हो कि आपका 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर, तो अच्छा लगता है। बाय द वे वी आर द फैमिली ऑफ 62 सब्सक्राइबर, जो कि मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। तो मैं ये देख रही थी तो मेरे को एक कमेंट दिखा, वो है राधा स्टूडियो निमी का। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है इन प्यारी सी निमी के लिए। वैसे तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अभी 2 साल के अप्रॉक्स यूपीएससी में हो, मतलब यूपीएससी की ज़िंदगी मैंने जी है 2 साल। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो आज की वीडियो बेसिकली स्टार्ट, मतलब आज की जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें, कौन सा फर्स्ट स्टेप है जहां से हमें पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो हमें यहीं पर बाय बाय कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले, और हाँ डिस्क्लेमर ये है कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं सी हम सब लोग ग्रोइंग फेज में हैं। लर्निंग की कोई एज नहीं होती। सेम एज वी, मतलब हम सब लोग वी आर ऑन द सेम पेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो पहले मुझे लगता है ये जो प्रिपरेशन है ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पहले देखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि आपकी एज क्या है। एज आपकी इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि अब जैसे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी एज लिमिट अलग है, उनको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलग मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल कैटेगरी की हूँ। अगर आप बिलोंग करते हो एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी डिसेबल्ड सेक्शन या कुछ से, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। ठीक, तो इस वजह से पहला क्राइटेरिया तो ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर एज, कि आपके पास वक्त कितना है यूपीएससी की तैयारी के लिए। दूसरी चीज़ आता है आपका ग्रेजुएशन स्टेटस। बाय ग्रेजुएशन स्टेटस आई मीन कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आप अपने घर पे बैठ के चिल मार रहे हो, या फिर कि आपकी ग्रेजुएशन जस्ट अभी अभी खत्म हुई है। ये तीन कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का वो है। तो उस पे उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करोगे। और वैसे मैं आपको पहले बता दूं, मैं साइड साइड से देखती रहूंगी क्योंकि छोटी सी डायरी मैंने रख रखी है। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज की वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाए, बट मैं आप लोगों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर भी करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिससे कि मैं डिफ्लेक्ट ना हूँ अपने पॉइंट से, और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो आपको पता चल जाए। तो आज की वीडियो में वैसे तो डिवाइड करूंगी 3 कैटेगरी में। पहला अगेन उन लोगों के लिए जो लोग अभी ग्रेजुएशन में मान लो फर्स्ट ईयर ही है, उन लोगों के लिए तैयारी का पैटर्न अलग होगा। वो लोग जिनकी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट है उनका तैयारी का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। और वो लोग जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2-3 साल उनके अभी मतलब हो चुके हैं ओवर, तो उन लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उनकी बेसिस पे भी वीडियो और उनकी प्रिपरेशन का क्राइटेरिया ऑफकोर्स अलग होगा। तो अगर हम ये सारी चीज़ सोचें तो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ मिडिल एज में। मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी एज 23-24 है, यानी कि या तो आप अबाउट टू कंप्लीट हो अपनी ग्रेजुएशन, या जस्ट कंप्लीट हो चुकी है, या डिग्री नहीं आई है बस कंप्लीट है। ठीक, अगर मैं इस टाइप से बात करूँ तो लेट मी टर्न माई पेज। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं एक ऐसी बंदी थी जिसे ग्रेजुएशन के टाइम तक भी पता नहीं था यूपीएससी क्या होता है। इवन अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूँ तो मुझे ये तक नहीं पता था कि डीएम क्या होता है। और थोड़ा सा और हिंट दूँ तो मुझे ये तक नहीं पता था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर।
तो आप सोचो एक ऐसी बंदी जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसकी जीके बिल्कुल मतलब डिजास्टर है, ऐसी है, वो इंसान तैयारी कर रहा है यूपीएससी से, मतलब यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो अगर मुझ जैसा बंदा है, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल पे मानती थी उस वक्त, अभी भी मानती हूँ खैर। तो अगर एक ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी नहीं पता ग्रेजुएशन की फेज में, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप कोचिंग लगाने से पहले, सबसे पहले कोचिंग पे जम मत करो। आप कोचिंग लगाने से पहले बेसिक्स पे जाओ। बेसिक बाय मीन्स, बेसिक में से मेरा मतलब है आपकी एनसीईआरटी। मैं चाहूँगी या मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितनी भी एनसीईआरटी हैं उन सबको एक बार जस्ट गो थ्रू करो, रीड करो। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट उसमें से पॉइंट्स लगते हैं, जैसे कि मान लो आपने पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली 9 to 12, और एनसीईआरटी 9 to 12 ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। 9 to 12 आपने पढ़ी, और उन पूरी 4 क्लासेस की जो एनसीईआरटी थी वो जब आपने पढ़ी, तो आपने उसमें से 3 या 4 पेज के नोट्स बना लिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ नहीं पता थी तो आपने 3-4 पेज के नोट्स बना लिए। आई थिंक इट्स इनफ, एंड इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो जब आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेते हो ना सारे सब्जेक्ट की, तो आपके दिमाग में एक मतलब आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि आपको क्या क्या करना होगा। और अगर आप डायरेक्ट कोचिंग पे जंप करते हो, जो कि मैंने गलती करी, हमें कुछ नहीं पता होता। इवन कभी कभार क्या होता है, देखो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों ही इंसान है, रोबोट इन दोनों में से कोई नहीं होता। तो गलतियां एक्सपेक्ट कर सकते हो आप स्टूडेंट एज वेल एज टीचर से। टीचर से भी गलतियां होती हैं। बाय गलतियां आई मीन कि अपग्रेडेशन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यूसीसी का मामला है, ठीक। तो यूसीसी से जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे मेरे नोट्स में यूसीसी के बारे में ये है कि ऐसा ऐसा यूसीसी होता है, बट पता नहीं डीपीएसपी है, लगेगा कब स्टार्ट होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं अब अपने नोट्स को अपग्रेड करूंगी, तो आपको पता है यूसीसी उत्तराखंड में लग चुका है, और अब ये पब्लिक गेजेटी में भी आ चुका है, नोटिफाई हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप करंट से अपने नोट्स को अपडेट नहीं करोगे, तो टीचर भी वहाँ लैग कर जाएगा। तो अगर आपको ये पता करना है कि भाई टीचर भी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, मतलब सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, राइट। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, जो कि मैंने नहीं पढ़ी थी। मुझसे गलती हुई थी, मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, मैं डायरेक्ट कोचिंग में जम कर गई थी। इस वजह से जब मैं अब कोचिंग के नोट्स रिवाइज करती हूँ, तो मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार मुझे ना सर ने जब ये पढ़ाया था तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था सर से। अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, देखो वो ये ना एक नोटबुक है जो कि बिल्कुल खाली है, तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है उस पर। तो अगर आपको कुछ नहीं पता सब्जेक्ट के बारे में, कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो आपको सिंस कुछ भी नहीं पता ना, तो आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे, आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको उस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको चीज़ों के बारे में पहले से पता होगा ना, तो या तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, या आपको समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा कि भाई सामने वाला किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि अभी जो मैंने यूसीसी बोला, बहुत सारे लोगों को ये समझ भी आ गया होगा यूसीसी से क्या है, और कुछ लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि यूसीसी क्या बोल दिया आपने, क्या बात कर दी, हमें कुछ नहीं पता, ठीक। तो ऐसा ही है मामला। तो पहले मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप एनसीईआरटी जाओ। और मैं यहाँ पर ये मान के चल रही हूँ, ये एडवाइस मैं उस बेसिस पे दे रही हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के बारे में सब कुछ पता है। मैं इतना ये नहीं सोच रही हूँ अभी कि आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं जस्ट वीडियो बना रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख लो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता यूपीएससी के बारे में, तो मैं ये बोलूँगी पहले आप समझो यूपीएससी क्या है, किस तरीके से पेपर कंडक्ट होता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप उसमें फिट बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं करी है तो ये वीडियो देखने का मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि पहले आप इस सब चीज़ों से चले जाओ, उसके बाद मेरी वीडियो देखो। तो पहली एडवाइस ये हो गई कि आपको एनसीईआरटी से जाना है। और उसके बाद बात आती है कोचिंग की कि इज़ इट नेसेसरी टू टेक अ कोचिंग। तो इस बात पे मैं बोलूँगी कि मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करी थी, तब कोरोना का एंड फेज चल रहा था। तो उस वक्त कोचिंग सारी ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन मुझे किसी भी हालत में कोचिंग लेनी नहीं थी। तो मेरे क्राइटेरिया में हुआ ये था कि मेरे पास एनसीईआरटी अवेलेबल थी, और जो एनसीईआरटी नहीं थी मैंने सेकेंड हैंड खरीद ली थी, और मैं घर में ही उन एनसीईआरटीज़ को पढ़ रही थी। मैंने सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन जो मेन होती हैं वो मैंने पढ़ी थी। फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी मैंने आधी आधी पढ़ी थी, मतलब ऐसा कुछ बहुत रिगरसली नहीं तैयारी कर रही थी, मैंने बस कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उस दौरान जो मैंने 6 महीने की तैयारी करी ना, तो उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप कोचिंग लगा लोगे ना, तो आपको एक फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है,
वो है रिफाइंड कंटेंट, उसका मिलेगा। जब आप कोचिंग नहीं लगाते ना तो आपको पता ही नहीं होता कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। आप सब कुछ पढ़ लोगे, और अगर आप कोचिंग लगा लेते हो ना तो ये सारी मेहनत आपकी कोचिंग वाले करके रखते हैं। तो आपको एटलीस्ट कंटेंट से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होती, वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे मैं दृष्टि का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट दृष्टि की बुक और दृष्टि के टीचर्स इतने अच्छे थे कि मुझे लगता है कि दृष्टि की बुक अगर किसी बंदे ने अच्छी तरीके से 8 से 10 बार पढ़ ली, सिर्फ दृष्टि की बुक की बात कर रही हूँ मैं, और कुछ भी बात नहीं कर रही, विद ऑफकोर्स करंट अपडेशन। अगर आपने 8 से 10, मुझे पता है कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा 8 से 10, बट यह ज़्यादा बल्कि नहीं है, मेरे पास अभी बैग में रखे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो अगर आपने वो ढंग से पढ़ लिए ना तो मुझे नहीं लगता उसके बियॉन्ड कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन मैं ये तब बोल रही हूँ, ये कंडीशन इसके साथ ये है कि आपको अपग्रेड का ऑफकोर्स की बात है कि उसके संग करना पड़ेगा। यूसीसी वाला मैटर या जो कुछ भी सीए जैसे इम्प्लीमेंट हो गया तो वो उसमें आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो बुक का पब्लिश हुई है तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो कोचिंग हेल्पफुल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल की, तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, मतलब मैंने बीटेक कर रखा है। तो ऑफकोर्स ये बात है, जब मैं यूपीएससी में आई, यूपीएससी में ऑप्शनल में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, बट ऑफकोर्स ये बात है मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली थी ये सब्जेक्ट। तो मेरा पहले इंटरेस्ट था आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अब फिलहाल मैंने उसको आईआर से चेंज करके कर दिया सोशोलॉजी, और अभी मैं सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब जिन लोगों को ये जानना हो कि मैंने क्यों स्विच करा, क्या रीज़न था, पूरी हिस्ट्री वैसे मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट में किसी एक व्लॉग में। अगर किसी को फिर भी इन डेप्थ जाना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर अच्छी तरीके से उस पर वीडियो बनाऊंगी कि क्या रीजंस रहे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो क्यों मैंने उसको छोड़ा, क्या कारण था, सोशोलॉजी में मुझे क्या फ़ायदा मिला, ये सब कुछ ब्ला ब्ला मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगी। ठीक, तो रही बात ऑप्शनल की, तो मैं बोलूँगी यार ऑप्शनल पर पता है बहुत सारे लोगों को कि क्या वीडियो पड़ी थी, क्योंकि मैंने खुद भी ऑप्शनल पर वीडियो देखी थी। अब आप सोचो ना, मैंने आईआर से सब्जेक्ट, आईआर मेरा सब्जेक्ट नहीं, ठीक, मैंने कभी नहीं पढ़ा आईआर, उससे मैंने सब्जेक्ट स्विच करा सोशोलॉजी। तो ऑफकोर्स ही बात है मैंने भी ऑप्शनल के बारे में बहुत रिसर्च करी होगी। तो मुझे तो बस एक चीज़ समझ में आई, लोगों ने 4 पॉइंट्स बना रखे हैं कि ये फुलफिल हो गया तो यानी कि ऑप्शनल ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शनल के ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं ऑप्शनल को पूरी अच्छी तरीके से समझा दूं। बट हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, मुझे तो एटलीस्ट करें। ठीक, उसके बाद आती है कोचिंग। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि मैंने भी सोचा था, गलती करी नहीं लेकिन सोचा ज़रूर था, कि कोचिंग के बाद डायरेक्ट पेपर दे दो। तो मुझे तो यार ये लगता है, हम लोग रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपके एक लिमिटेड टाइम तक आपको वो याद रहती है, आपको उसके बाद उसे भूल जाते हो। जब तक आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करोगे वो चीज़ ऑफकोर्स ही बात है स्टोर नहीं होगी। रटते हो एक बात अलग है, बाकी यार यूपीएससी इतना विविड, इतना वाइड सब्जेक्ट है ना, इसको मुझे नहीं लगता कोई इंसान यूपीएससी के सिलेबस को रट सकता है। सिलेबस बाय मीन्स है कि सारे सब्जेक्ट्स, उसको कोई रट जाए, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो मेरा मानना ये है कि जब आपका ऑप्शनल वगैरह सब खत्म हो जाए, एनसीईआरटी वगैरह आप सब कुछ पढ़ लो, तो आप एटलीस्ट अपने आप को 1 साल दो, उसमें अपनी मेहनत करो। मेहनत इन द सेंस कि जो भी आपको पढ़ा है, आपके नोट्स, आपकी बुक्स, सब कुछ दृष्टि का मटेरियल, अगर आप दृष्टि से लो या किसी भी कोचिंग का मटेरियल जिससे आप लेना चाहो उससे लो, और उसके बाद आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से उसे एक बार 1 साल तक मस्त, मतलब भेजे में घुसे डाल लो घुसेड़ लो कह रही थी मैं, डाल लो। अगर आपने कर लिया तो मुझे लगता है उसके बाद अगर आप जब पेपर दोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यार देखो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव नोट्स दोनों होते हैं। अगर आप पहले पेपर दे देते हो तो भाई कुछ लोग बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ कि मैंने आज कोई चीज़ याद रही मुझे 2 साल तक याद रहेगी, मेरे साथ तो भाई ऐसा नहीं होता। जिनके साथ होता हो वो पेपर दे सकते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं होता, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि मुझ जैसे ही सारे लोग होंगे, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 1 साल का वेट करो। और क्या होता है, मैं ये बता रही थी कि जैसे अगर आप कोचिंग ले लेते हो, कोचिंग करने के बाद आपने डायरेक्ट सोचा कि भाई मैं पेपर दूंगा, पहली बात तो जब आप तैयारी करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता, बहुत 1% चांसेस, या मैं बहुत कम परसेंट लोगों को हटा दे रही हूँ, मेजॉरिटी लोगों को हमेशा से ये लगेगा, हमेशा जब जब पेपर का वक्त सामने आएगा ना तो उनको लगे यार मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। ये बहुत नॉर्मल होता है बाय द वे, है ना। तो हमेशा ये लगता है अरे यार मैं तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो ये भी नहीं करा, मैंने तो वो भी नहीं करा, ये होता है। तो अगर उस
कंडीशन में कि मेजॉरिटी लोगों को ये लग रहा है और एक बंदा ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि कोर्स कंप्लीट, चलो पेपर देता हूँ, तो वो अपने अंदर ही अनोखा इंसान है या मतलब है। तो अगर आप पेपर देते हो ना तो दो चीज़ होती है, पहला अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ लोगों का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और इस चक्कर में उनकी होप जो होती है सेकेंड अटेम्प्ट में वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप पहले थोड़ा सा रिवाइज करो अच्छी तरीके से। अगर आपका रिविजन अच्छा हो चुका है या मान लो आपने जो 1 साल तैयारी करी उसमें आपने इतना ध्यान दिया, आपने बिल्कुल सोशल कट कर लिया अपने आप को, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, और अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो यार इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना तो फिर आप पेपर दो। फिर मेरी बात भी यहाँ पर फेल हो जाती है क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें पता होता है। और उसके बाद आती है बात न्यूज़पेपर की। मैं जैसे कि आप देख सकते हो मैं पढ़ रही हूँ द हिंदू, और आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू दोनों पढ़ सकते हो। कुछ लोग दोनों भी पढ़ते हैं, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं दोनों पढूं, बट दोनों भी पढ़ते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज होता है वो होता है एडिटोरियल एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेंट। तो न्यूज़पेपर तो भाई मस्ट है, मस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती हैं कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, पीआईबी जैसी चीज़ें। तो इनके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि ये चेरी ऑन द केक लाइक सिचुएशन है, यानी कि जब आप सब चीज़ से गो थ्रू कर लो, बाय सब चीज़ आई मीन द न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और आपका मटेरियल जो भी बुक आप पढ़ते हो, अगर आप इनसे पढ़ लेते हो आप बिल्कुल मतलब आपको ये हो गया कि भाई ये तो पढ़ ली, हटा दिया है इन्हें आपने, तो आप ऑफकोर्स ही बात है अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करोगे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को, वेबसाइट्स को, स्कीम्स को, तो ऑफकोर्स ही बात है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा आपका कोर रहेगा, जो आपका मेन मटेरियल है वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने शायद डिस्कस कर ली हैं। अगर आप इन चीज़ों से स्टार्ट करोगे और फिर यार आप जब ये पूरा करोगे ना, इसी प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो जब आप ये कर रहे होगे ना तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती रहेंगी। इसके एंड में मेरे को लगता है मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ रह रही हो तो आप मुझे कमेंट करना, कोई भी इंसान, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। लेकिन इसके सारे के बाद मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस करना चाहूँगी कि देखो कंटेंट, अब जैसे जिसने भी मुझे मतलब निमी जो है जिन्होंने मुझे कमेंट करा था उन्होंने बोला था 100 यूट्यूब चैनल हैं और 100 एडवाइस हैं, तो अब मेरा यूट्यूब चैनल 101 हो गया, मेरी एडवाइस 101 हो गई। तो हमेशा कंटेंट बढ़ता रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो आप। आपको पता है आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़रूरी है, और हमें पता होता है। मैंने भी जब अपना शेड्यूल स्टार्ट करा था ना, आप सोच नहीं सकते, हर महीने मेरा शेड्यूल चेंज होता था। और मैं इतने लोगों से मिली अपनी कोचिंग में भी, सब लोग ये कहते थे कि आप हमेशा एक चीज़ को नहीं कर सकते। यूपीएससी में सबसे टफ पार्ट पता है क्या है? सबसे टफ पार्ट प्रिपरेशन नहीं है, सब आई मीन बाय प्रिपरेशन मीन सिलेबस। सबसे टफ पार्ट है इसका टाइम, कि आप 1 साल तैयारी करते हो, इस बीच के 1 साल में आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ खड़े हो। ठीक, आपको पता नहीं होता, आप पेपर देते हो, अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो अगेन आपको 1 साल की तैयारी करनी होती है। तो ये जो 1 साल है ना, ये बहुत लंबा पीरियड है। इसमें आपके फिजिकल, मेंटल, मतलब हर तरीके से आपकी टेस्टिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हर दिन चेंज होते हो, हर दिन आपका पैटर्न पढ़ाई का चेंज होगा, हर दिन आप शेड्यूल चेंज करोगे। बट मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगी, एट द एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहो, मतलब आपको बस जो आपका गोल है, ये सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, बाकी टॉपिक से भी है। आपका एक गोल है, ये मेरा गोल है यूपीएससी का, ठीक, दिस इज़ माई गोल। ये गोल अभी यहाँ पर है, आई थिंक शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये गोल यहाँ पर है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। हर दिन इन्वेस्ट करो, भले ही चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना हो, भले ही चाहे जिस दिन आपका बिल्कुल मन ना हो ना, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ के छोड़ दो कि सिलेबस में क्या क्या है उसका, वो पढ़ लो कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2, पेपर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ ये पढ़ के छोड़ दो। लेकिन कुछ करो, किसी भी दिन ऐसा मत करो कि ब्लैंक जाए, सिर्फ नेटफ्लिक्स चल रहा है, चल रही है, ये किसी दिन मत करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, चाहे भले न्यूज़पेपर पढ़ के, चाहे कैसे भी। ठीक, तो मुझे लगता है आज की वीडियो मुझे यहीं पर एंड करनी चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी कुछ भी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।